हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आज की क्लास में तुम लोगों का। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। एकदम फंडामेंटल से हम शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का ABC, यहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने का एक बच्चे को मूड होता है कि चलो आज तो केमिस्ट्री शुरू कर ही देते हैं। बहुत इधर रिएक्शन वो सब सुन रहे हैं, चलो इसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या करता है, वो जाता है लाइब्रेरी में। ठीक है, वहां लाइब्रेरियन होते हैं चोपड़ा साहब। कौन होते हैं लाइब्रेरियन? चोपड़ा साहब। ये बच्चा बोलता है चोपड़ा साहब केमिस्ट्री दे दो। क्या बोलता है? चोपड़ा साहब केमिस्ट्री दे दो। अब ये चोपड़ा साहब कहते हैं भाई इतना बड़ा हो गया, केमिस्ट्री पढ़ने पे आ गया, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा है और तुझे इतना नहीं पता है केमिस्ट्री? अरे केमिस्ट्री होता है भाई, केमिस्ट्री। क्या बोला चोपड़ा साहब ने कि भाई केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री होता है, के। तो बच्चे ने सोचा अच्छा CH4K, ठीक है, केमिस्ट्री दे दीजिए कोबड़ा साहब। बेचारा लाइब्रेरियन आज तक बेहोश है। उसको समझ में नहीं आ रहा हमने किस बच्चे को सिखा दिया। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी होता है, उठा पटक, यहाँ से वहाँ स्किप करना, वहाँ से वहाँ स्किप करना, एटम्स का कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनना, मॉलिक्यूल का कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाना, ये वो दुनिया भर के एक्सेप्शन। मीन्स केमिस्ट्री इज फुल ऑफ मिस्ट्री। लेकिन आज उस मिस्ट्री को, उस रहस्य का पर्दा हम धीरे धीरे करके खोलेंगे। आज उसके पहला हम कदम बढ़ा रहे हैं उस मिस्ट्री की तरफ। आइए, अब ये सबसे पहले बात होती है कि जो ये केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी एक वो होती है ना कि ये चीज़ कहाँ से आया। जैसे अभी मान लो हमने ये कर्टन देखा, ये कपड़ा देखा, तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये कपड़ा ऐसे कैसे बना तो नहीं होगा, ये कैसे बना हुआ है, तो थ्रेड्स है इसमें, थ्रेड्स कहाँ से आया, तो वो कहाँ से आया, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है। तो ऐसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि हाँ, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, किसी और तरीके से कंबाइन होते हैं या मतलब फिजिकली, तो वो बनाते हैं मिक्सचर। तो सबसे पहले लोगों का ध्यान गया कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं जहाँ से चली है, उसको एलिमेंट्स बोला उन लोगों ने। जो 20 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये शुरू के 20 एलिमेंट है लोगों। और ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट है जो हमारे सीरीज के पहले 20 एलिमेंट है। अभी हम जब केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे ना, तो इनसे ही सीखेंगे। सामाजिक प्राणी है ये लोग, ठीक है। तो पहले हम ऐसे सोशल वर्कर, ऐसे सामाजिक प्राणी को पहले देखते हैं कि ये लोग कैसे कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपस में कॉम्बिनेशन इनका होता है। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको मतलब ये एक तरह समझ लीजिए, जैसे आप मैथ्स की शुरुआत करते हैं तो काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 या 1 2 3, है ना। तो ऐसे ही जब केमिस्ट्री की आप शुरुआत करेंगे तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। इन फर्स्ट 20 है नहीं है, तो इनको याद रखना पड़ेगा। अरे गानों की भी सीरीज होती है ना कि टॉप 10 इस हफ्ते ये रहा, टॉप 10 गाने ये रहे, टॉप 10 मूवीज ये रही, तो टॉप 20 केमिस्ट्री का ये एलिमेंट है, तो इनको याद करना पड़ेगा आपको। अब तो ये तो सीधे याद कर लीजिए। सबसे बेहतर है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आप मेमोराइज कर लीजिए। लेकिन आप लोग तो ऐसे मेमोराइज करते नहीं हो, है ना, आपको चाहिए कुछ टेक्निक। तो आइए हम लोग कुछ टेक्निक पे बात करते हैं। तो ये है आपके शुरू के 20 एलिमेंट और ये इनका सिंबल। जब कभी नाम बड़ा होता है तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म याद करते हैं। जैसे हमारे एक बहुत महान साइंटिस्ट है, हम उनको CV रमन के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो बार बार हम नाम पूरा नाम लेते नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, वैसे ये साइंटिस्ट है, बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका शॉर्ट नेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका एक आप सिंबॉलिक फॉर्म में उनको याद करोगे, ठीक है। और याद करने की टेक्निक क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग कारों के शौकीन होंगे, कार की DP लगा के रखते हैं आप लोग, ये कार वो कार, बहुत आप लोगों के बीच डिस्कस होता रहता है। तो चलिए हम लोग उससे रिलेटेड ही कुछ करते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमने लगा हमने ही ली बेटा। ये जो डार्क में लिखा है ना, रेड में आपको दिख रहा है, वो सिंबल है, यही सिंबल है। और उससे जो कहानी बनी है वो है हमने ही ली बेटा बड़ी कार, सेइंग नो टू फेरारी, नेक्सॉन, नैनो, वैसे भी छोटी गाड़ी, हम तो बड़ी गाड़ी लेने चले हैं, MG हेक्टर ले ली। हमने ही ली बेटा बड़ी वाली कार और ना बोला किसको, तो फेरारी को, नेक्सॉन को, नैनो को, हमने MG हेक्टर ले ली। और उसके ड्राइवर के बारे में क्या ख्याल है,
तो उसका ड्राइवर है आलसी प्रसाद सिंह। कौन है? आलसी प्रसाद सिंह। उसका ड्राइवर आलसी प्रसाद सिंह है तो आलसी, लेकिन बड़ा ही क्लेवर और कामयाब कार ड्राइवर है। हमने ही ली बेटा बड़ी वाली कार, सेइंग नो टू फेरारी नेक्सॉन नैनो MG हेक्टर ले लिया, और उसका ड्राइवर आलसी प्रसाद सिंह बड़ा ही क्लेवर और कामयाब कार ड्राइवर है। ये आपके 20 के 20 आपको ऐसे चुटकियों में यूं याद हो गया। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग बनाओ जो खूब चलता है। तो चलो एक और देखते हैं, एक और टेक्निक है। अगर आपको ये सूट नहीं करता है, कारों के शौकीन अगर आप नहीं हो, तो चलो नाच गाने तो सब करते हैं, जरा नाच के दिखाओ। सुना है ना डायलॉग, नाच के दिखाओ, जरा नाच गाना हमको भी दिखाई दे। रे हाई हील लिए बिना भी, हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी, नाच बसंती नाच। ये आपके शुरू के 10 एलिमेंट। हाई हील लिए बिना भी कल नानी और बुआ नाचेगी। H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हो गए 10 याद। अब आगे का 10 देखते हैं। आगे के 10 में क्या है? नामांग, नामांग अलाउद्दीन से, नामांग अलाउद्दीन से पेप्सी, कोला और काजू केक कर देगा तुमको बेक। इससे क्या उम्मीद करते हो? अलाउद्दीन से तुम जाओगे मांगने, हाँ भाई कोला देगा तुम्हें बम का गोला। कितना क्रूअल था, आप तो जानते हो कितने लोगों की हत्याएं करवाई इसने, कितने लोगों को मरवा दिया है। तो नामांग अलाउद्दीन से पेप्सी, कोला और काजू केक, और ये आपके 10 चुटकियों में याद। इसको याद कर लीजिए। इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। एंड ये एलिमेंट आखिर है क्या, इससे भी छोटा कुछ इसका पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे हमने पहले नंबर पे बात की थी ना, हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक बैग है, उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है। उसमें क्या है? हाइड्रोजन भरा हुआ है, राइट। उसमें ये, इसमें हाइड्रोजन है। एक हमारे पास बैलून है, इसमें हाइड्रोजन भरे हुए सारे हाइड्रोजन है। अब इसमें से हाइड्रोजन तो पूरे बैलून में है, तो उसमें का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्ट हमने निकाला, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखा कि अच्छा ये तो ऐसे छोटे 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 डॉट्स हैं, एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। ये इसको हम लोगों ने बोला एटम। हाइड्रोजन का वो वाला पार्ट जिसको फर्दर डिवाइड, मतलब जब तक कर सकते हैं करते 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 एक ऐसा स्टेज आ गया जहां हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम बोलते हैं। मीन्स कुल मिला के ये है कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी जो है दैट इज एटम, उसको एटम का नाम दिया गया है, एटम। अब इस एटम को, ये एटम था, यहाँ से एक एटम हमने उठा लिया, एक एटम उठा लिया हमने, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा, ये बड़ा करके देखा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें कुछ ऐसा दिखा। इसके सेंटर में कुछ सॉलिडिफिकेशन दिखा, ठीक है, सेंटर में कुछ सॉलिडिफिकेशन दिखा, और इसके बाहर एक सेल दिखा। एग्जैक्ट तो नहीं है, बट ऐसे राउंड करता हूँ, एक गोल गोल होता है, हमें पूरा इसे व्यू मिल जाता है, करीब करीब ऐसे होता है। तो सेंटर में हमें कुछ सॉलिडिफिकेशन दिखा, और इसके चारों तरफ एक राउंड राउंड गोला दिखा। अभी बड़ा आश्चर्य की बात है भाई, का है गोला वहाँ, अंदर कौन है ना? तो अब जैसे कुछ मिलेगा तो नाम तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये जो अंदर सॉलिडिफिकेशन है ना, गोला के अंदर जो सॉलिडिफिकेशन है, इस सॉलिड जगह पे 2 चीजें पाई गई। एटम वैसे तो इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर झांक के देखोगे ना तो आपको ये चीज दिखेगा। तो इसके अंदर जो 2 चीज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एकदम एटम के गोला के सेंटर में जो चीज है दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस जो साइट है, ये जो साइट है, इस साइट का नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। इसके अंदर के साइड को क्या बोला? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए कई बार इनको लोग न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, चूंकि न्यूक्लियस के पार्टिकल है इसलिए न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन इज ए न्यूक्लियस, यस न्यूक्लियॉन, एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियॉन, राइट।
तो ये चीज़ एटम का जो मोटा मोटी स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर जो होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं, तो ये एटम के बारे में आपको बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे जब एटम को देखोगे माइक्रोस्कोप से तो लमसम ये इस टाइप का नज़र आता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। प्लस वाला प्रोटॉन, ये जो दिख रहा है आपको रेड लेड, ये न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे सेल्स में चक्कर काटते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जो हाइड्रोजन में आपने देखा कि उसके सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके आउटर मोस्ट उसके एक सेल में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या सारे एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी टाइप के एटम्स होते हैं, सब में ऐसे ही होता है कि प्रोटॉन अंदर में और एक सेल होगा, उस सेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन साइज, जैसे हमारी फैमिली छोटी है तो छोटा सा कोई कमरा लेकर रह सकते हैं, थोड़ी बड़ी है तो 2 BHK, और बड़ी है तो 3-4 BHK, जैसे भी मर्जी आप रह सकते हैं। तो जितना बड़ा साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पेस बढ़ता चला जाता है। तो वैसे ही एटम में भी सेम केस है। हाइड्रोजन का चूंकि छोटा साइज है इसलिए एक सेल से काम चल जाएगा। हीलियम, उसका भी बस 2 ही प्रोटॉन है। तो इसके लिए जानना पड़ेगा आपको कि हर एक सेल की कैपेसिटी कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उसका एकोमोडेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के पास उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, प्रोटॉन 2, हीलियम की अगर बात करूँ तो प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसको दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपको अगर छोटा मोटा कोई सामान लाना होगा तो आप घर का सबसे बड़ा बैग या सबसे बड़ा सूटकेस लेके तो नहीं जाओगे, है ना? ठीक है, और जब बड़ा सामान लाना होगा, ज़्यादा लेना होगा, कुछ ऐसा कुछ लेना होगा, तो बड़ा उस हिसाब का बंदोबस्त लेके हम जाएंगे। तो वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सेल में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेल कितने होते हैं, ठीक है, और उसमें कैपेसिटी उसकी कितनी होती है। तो इसके लिए बोर साहब ने उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होता है, ठीक है, तो इसके लिए नील्स बोर साहब ने पूरी एक थ्योरी दी है। नील्स बोर, क्यों रखा नाम इसका? बहुत बोर करते होंगे ना क्लास में लोगों को, जैसे आपकी क्लास में पढ़ाकू बच्चे होते हैं, बोर करते हैं दूसरे को, तो बोर करते हैं यार इसको बोर नाम रख दो इसका, है। बाद में वो साइंटिस्ट बन गए और आपको भी बोर करने आ गए। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, लेकिन काम की चीज़ बताइए भैया। आदमी बोरिंग हो लेकिन काम की चीज़ बताई इन्होंने, ठीक है। काम की चीज़ क्या बताई है कि एक बात तो सही है कि जितना भी होगा न्यूक्लियस तो एक ही होगा, चाहे उसके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ठीक है, ठीक है ना, न्यूक्लियस एक होगा। वो सब के सब, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 19, सीरियल नंबर 19 की, किसकी बात करेंगे हम लोग? 19 पे कौन है? पोटेशियम। तो एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, किसी भी एटम के अंदर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जितना उसका सीरियल नंबर होता है ना, ठीक उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है, ठीक उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन 19 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा, राइट, ठीक है, प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19 होगा। तो ये जो प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, चाहे कितना भी हो वो एक जगह सेंटर में जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कलर्ड सेक्शन, ये सेंटर है। तो इस पोटेशियम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ सेंटर में बैठा होगा। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 19 है, तो अब 19 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे? उसके लिए तरीका है हमारे पास। सबसे पहले एक एक करके अरेंज करो ना। तो ये जो सेल है पहला, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, पहले सेल की कैपेसिटी होती है 2, तो उनको डालना है वही 19 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितने की है? 2 की। चलो 2 तो डाल दिया हमने, लेकिन अभी भी इनके पास कितना बच गया? 17 इलेक्ट्रॉन इज येट टू बी सेटल्ड। अब इन 17 को कैसे सेटल करें? तो जाहिर सी बात है एक और हमें सेल बुलाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 है, हमने दूसरे सेल में 8 को डाल दिया। तो अब 19 में कितने इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए? 2 8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को हमने सेटल कर दिया, बट स्टिल 9 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। तो हम यहां क्या करके आते हैं? ये तीसरा सेल लेके आते हैं, तीसरा सेल लेके आते हैं। अब तीसरे सेल की कैपेसिटी कितने की है? 18 की है। हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 9, लेकिन तीसरे सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 18। इसका ये मतलब है कि 1 2 3 4
5 6 7 8। क्या 9th इलेक्ट्रॉन को भी हम इसमें सेटल कर दें? ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि इसकी कैपेसिटी, आप तो सोचोगे सर अभी तो आप कह रहे हो कि इसकी कैपेसिटी 18 है, तो फिर 9 को इसमें सेटल करने में क्या दिक्कत है? हमारे हाथ में तो लट है, तो चला दो, किसी का सर फोड़ दो। लाइसेंसी गन है तो क्या किसी पे चला दो? भारत के पास एटम बम है तो कल ही पाकिस्तान पे फोड़ दे। आपकी कैपेसिटी चाहे जितनी भी हो, उसको यूज करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हमेशा उसको फॉलो करना पड़ता है। ऑल्दो इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन 9 अगर आउटर मोस्ट सेल है तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता है। दिस इज टर्म्स एंड कंडीशन। मैक्सिमम नंबर तो ये है जो भी है, बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां सेटल नहीं कर सकते हो, ऑल्दो इसकी कैपेसिटी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगले सेल को आना पड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जाएगा, क्योंकि अगर 9 आप सेटल कर दोगे तो आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन, जो कि रूल के खिलाफ है, तो सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑल्दो इसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, एक टर्म कंडीशन है कि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, ये जो सेल की कैपेसिटी है ये ऐसे रट्टा मारें या इसके लिए कोई टेक्निक है? तो इसको सबसे पहले तो आप ये समझो कि चूंकि आपको 20 तक पढ़ना है, 10th क्लास तक 20 तक ही पढ़ना है आपको, तो आप 4 सेल से ज़्यादा आएंगे नहीं उसमें। तो 2 8 18 32, पहले की कैपेसिटी 2, दूसरे की 8, तीसरे की 32, तीसरे की 18 और चौथे की 32 होता है। आप ऐसे याद ही रख लो सीधे सीधे। अगर आपको फिर भी मैथमेटिकल टूल चाहिए, जो कि बोर्ड साहब ने बताया था, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये मैथमेटिकल टूल ले लो, 2n²। क्या ले लो? 2n²। n जहां सेल नंबर है, ठीक है? तो 2 × 1², पहले सेल की कैपेसिटी 2, 2 × 2² कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, दूसरे सेल की कैपेसिटी 2 × 3² कर दो, 3 3 जा 9 2 जा 18, तीसरे सेल की कैपेसिटी 2 × 4² कर दो, 4 4 जा 16 2 जा 32। ऐसे करके आपको जिस भी नंबर के सेल की कैपेसिटी निकालना हो आप निकाल सकते हो, बट आपको 2 8 18 32 याद रखना है कि सेल की कैपेसिटी ऐसी होती है, पहले दूसरे तीसरे सेल की, चौथे सेल की। और कोई भी सेल कैपेसिटी चाहे कितनी भी और आउटर मोस्ट सेल है तो इट कांट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये कायदे के खिलाफ है, इस पर केस चल जाएगा अगर ऐसा करेगा तो। ये 8 इलेक्ट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर क्या बात है कि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकते? ये 8 ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है? इसके पीछे एक लॉजिक है। जितने भी एलिमेंट लोगों ने डिस्कवर किए ना, उसमें सबका रिसर्च किया गया तो देखा गया कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल शांति से बैठे हैं, उनके पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, ऐसो आराम, सब कुछ, नौकर चाकर, सब कुछ उनके पास, कुछ नहीं करते हैं। जिनके पास ये एबिलिटी है, जो बिल्कुल भी इनर्ट होकर बैठे हैं, जो आइडियल गैसेज हैं, जो एकदम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी जब स्टडी की गई तो देखा गया कि इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाता है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। कुछ तो हो चुके हैं और बाकी लोग जो उनके आस पड़ोस में उनको देखते हैं, स्टेबल क्यों है भाई, इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो कुछ क्या करते हैं, लेते हैं, कुछ देकर अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, कुछ शेयर करके किसी भी तरीके से बाकी के लोग एकदम इस जुगात में रहते हैं कि कैसे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा आउटर मोस्ट सेल में। और यही जो टेंडेंसी एटम की, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? The octet rule refers to the tendency of an atom to have 8 electron in its valence shell। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एटम के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नियोन को देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में इसका एटॉमिक नंबर 10 है। जाहिर सी बात है प्रोटॉन नंबर भी 10 होगा, आपको पहले से पता है। इलेक्ट्रॉन नंबर भी 10 होगा। स्ट्रक्चर भी आप बहुत समझदार हो। जितने भी इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे सेंटर में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में 10 इलेक्ट्रॉन में 2 तो पहले सेल में सेट हो गया, बचा कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 8। ये स्ट्रक्चर होगा इसका। आपको पहले से पता है ना कि दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 होती है, और इसने 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल कर लिया, मतलब दूसरा सेल फुलफिल्ड है। दैट मीन्स इसने
अपना टारगेट यानी स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया है। ये बिल्कुल शांत, इसके पास सब कुछ मिल गया इसको। अब ये कोई दौड़ भाग नहीं करेगा, आराम से चैन की नींद सोएगा। के सेल में कितना है 2, एल सेल में कितना 8, एम सेल नहीं, एन सेल नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाला 8, और जिसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 0, क्योंकि वो न लेगा न देगा, वो स्टेबल है इसलिए उसकी वैलेंसी 0, राइट। मतलब ये स्टेबल हो गया। एक और बात कर लेते हैं, आर्गन की बात कर लेते हैं। इसका जब एटॉमिक नंबर आप देखोगे 18 है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन नंबर भी 18 होगा और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 18 होगा। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर तीनों ही इक्वल होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बीच में जो भी है, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सारे बीच में एक सेंटर में यहाँ पे आके सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में अब 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन सेट हो चुका है। बचा कितना इसका 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी आउटर मोस्ट में, ऑल्दो इसकी कैपेसिटी 18 है, लेकिन आउटर मोस्ट में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया और देखा गया कि ये भी एकदम केमिकली अनरिएक्टिव है, स्टेबल है, राइट। तो इसका देखें, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8 डैश, कोर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को छोड़ के अंदर में कितना है 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर में कितना है 8, और इसकी वैलेंसी कितनी 0। तो ये भी इनर्ट फेज को प्राप्त कर चुका है, सब कुछ है इसके पास, स्टेबल है ये, ठीक है। तो आप यहां नोट कर लो कि नियोन और आर्गन ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा क्रिप्टन, रेडन और जेनॉन, क्रिप्टन, रेडन और जेनॉन ये बाकी के इनर्ट गैसेस का नाम है, ठीक है। एक और इनर्ट गैस है जिसका नाम है, आपको मैं भी दिखा रहा हूं, हीलियम। हीलियम इज अनदर एग्जांपल। हीलियम एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज है ना उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसके आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। आइए जरा इसके रीजन को देखते हैं आगे। अभी देखिए हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। सॉरी, प्रोटॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल होगा, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो सेंटर में, और बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और पहले सेल की कैपेसिटी कितनी है 2, तो पहले सेल की कैपेसिटी 2 है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के में 2, एल एम एन की जरूरत ही नहीं है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या कोर क्या वैलेंस, सारे 2 ही हैं वैलेंसी। अब चूंकि इसके पास एक ही सेल है, उसकी कैपेसिटी ही 2 की है, फुलफिल हो चुका है। तो जितना चाहिए छोटा, इसकी डिमांड ही ज़्यादा कम है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है तो हो गया काम, फिनिश, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि स्टेबल तो है बट इसके आउटर मोस्ट में 8 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब तो बात हो गई, हमने उनकी बात की जो स्टेबल हो चुके हैं। तो मोस्टली आउट ऑफ 6 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आउटर मोस्ट में 8 है, और एक हीलियम एक्सेप्शन है जिसका आउटर मोस्ट में 2 है, बट स्टिल इट इज स्टेबल। अब देखते हैं जरा इनके पड़ोसियों का क्या हाल है। क्या होता है ना कि अब ये सब तो स्टेबल हो चुके हैं, अब जो बाकी लोग हैं जो दौड़ भाग करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, वो कौन है, जरा उनका हाल देखते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। अब आइए देखते हैं। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम किसका पड़ोसी है, हीलियम का ना, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, हिलाने से भी नहीं हिल रहा है। अब लिथियम सोचे यार ये हीलियम को क्या चक्कर है यार, ये हिलता नहीं है, क्या है इसके पास। तो उसने देखा कि अच्छा हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 है इसलिए स्टेबल है। अच्छा, तो उसने दिमाग लगाया कि भाई मेरा एटॉमिक नंबर 3 है, मेरे पास प्रोटॉन 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास भी पहले सेल में है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे भी पहले सेल में है। यार ये जो एक्स्ट्रा मेरे एक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो आ गया है ना, ये कल मुँह निकल जाए, मेरा काम हो जाए, इसके लिए बहुत बेकार है, निकालो इसको। तो ये क्या करता है, यह जुगाड़ में रहता है कि इसको निकाल दे, हटाओ इसको, ठीक है। इसको अगर हटा देगा तो ये भी हीलियम टाइप स्ट्रक्चर निकाल लेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या सीन देखें, 2 दूसरे में L खत्म, कोर इलेक्ट्रॉन कितने 2, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब आपको पता है इसका पड़ोसी कौन है? हीलियम। तो ये इंस्पायर्ड है हीलियम से, ये हीलियम की तरह स्टेबिलिटी चाहता है। तो अगर इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? ये अपने उस इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा? देकर। तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, देगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि देने वाला है इसलिए जब कभी बात साइन की होगी तो पॉजिटिव। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 होगा जनरली वो डोनेट करेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 तो वो लेगा और जो लेने वाला होगा उस पर माइनस नेगेटिव साइन आएगा। राइट। अब चलते हैं जरा ऑक्सीजन का हाल देखते हैं। 8, प्रोटॉन भी 8, ये भी 8। स्ट्रक्चर सिंपल है। ये सेंटर पहला सेल, पहले सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अरेंज होगा दूसरे वाले सेल में। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 डैश डैश। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? बाहर वाला मतलब 6। अब जिसके आउटर मोस्ट में 6 होगा क्या करेगा? चाहिए तो 8 ना, मतलब 8 टारगेट है। टारगेट है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो 1 वाला तो देके पूरा कर लेगा, जल्दी हटाओ इसको। 2 वाला भी हटा देगा, 3 वाला भी हटा देगा, 4 वाला कंफ्यूज रहेगा, सोचेगा 2 लूँ क्या करूँ, वो शेयर करेगा। 5 वाला सोचेगा अरे 5 देने कौन जाता है, 3 ले ही ले दे। 6 वाला सोचेगा 6 कौन देगा यार, 2 ही तो चाहिए, 2 खींच लेते कहीं से, मंगवा लेते कहीं से। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कहीं से मंगवाने की जुगात में रहते। इसके आउटर मोस्ट में 6 है तो 6 वाला क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मंगवाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी ध्यान रखना, वैलेंसी एक टर्म है जो टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। मीन्स अगर आपको वैलेंसी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। जैसे ये 1 है तो डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसके आउटर मोस्ट में 6 है तो ये 2 लेगा तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर साइन की बात करें तो चूंकि लेने वाला है ये तो इसलिए साइन माइनस हो जाएगा। राइट। अब जरा मैग्नीज की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की, सॉरी। इसका एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहला सेल, पहला नशा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में। ये रहा दूसरा सेल इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरा सेल, तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए के सेल में कितने? 2। एल सेल में 8, 2, 9। अब आउटर सेल में 2 है और बाकी सारे इनर सेल में है, यानी 10 इसके इनर सेल में। कोर इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना 2 वाला क्या करेगा? जिसके वैलेंस में 2 होगा 2 को डोनेट करेगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी और ये डोनेट करेगा इसलिए प्लस होगी। सीधी सी बात है। अब अगर क्लोरीन की बात करें, 17 है, 17, 2, 8, 2, 8, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 7 डैश। कितना हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन 7 छोड़ के बाकी 10 अंदर में, 7 बाहर में। और 7 वाला क्या करेगा मालूम है ना आपको? 7 वाला एक बाहर से मंगवाएगा, होम डिलीवरी करवाएगा। कितना चाहिए इसको? 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 माइनस में, क्योंकि ये लेगा। तो हमें सब ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, तो इस टाइप से आपको करना क्या है? ये तो हमने कुछ कर दिया, आपको समझा दिया कि इनर्ट गैसेस कौन होते हैं। एक हीलियम जिसके आउटर मोस्ट में 2 है, उसके अलावा बाकी सबके आउटर मोस्ट में 8 है। अब बाकी सब टारगेट लेता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 आ जाए। इसके लिए कोई देता है तो देने वाले पे प्लस चार्ज हो जाएगा, लेने वाले पे माइनस चार्ज हो जाएगा, बाकी शेयरिंग वाले पे कोई चार्ज नहीं आएगा। राइट। और यही जो लेन देन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ तो हमने आपको करके समझा दिया है। अब आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूं। आपको करना क्या है? आप सेम टेबल रखिए, सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा सेम टेबल आप रखिए। बस जो भी एलिमेंट टॉप 20 के जिन भी एलिमेंट का हमने नहीं करवाया है, बाकी जो रहते हैं, या सीधे 1 से लेकर 20 तक का आप सारा स्ट्रक्चर आप ये पूरा कॉलम भर दीजिए, तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा वैलेंस सेल, वैलेंसी क्या है, कैसे कंबाइन होता है। इससे क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूल बनाने में, आपको कंपाउंड को फॉर्मुलेट करने में आसानी होगी, जो जस्ट हम अभी बताने वाले हैं आपको। राइट। अब जो आपने इतनी सारे टर्म्स पढ़े हैं, बोर्स थ्योरी पढ़ी आपने, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब कभी एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल ये केमिकल रिएक्शन ही तो केमिस्ट्री है। अब ये केमिकल रिएक्शन होता किस बिहाफ पे है कि उसके अंदर चल के देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, बाहर में क्या है, अंदर में क्या है, कैसे रिएक्ट करेगा, कौन देगा कौन लेगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारा टर्म क्लियर है। और आई होप कि आपने 20 तक लर्न भी कर लिया है, सारे स्ट्रक्चर बना लिए हैं, उसके अंदर बाहर का पूरा हुलिया है। अब आप लड़ने के लिए तैयार हो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो एटम कंबाइन कैसे होते हैं। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि एटम कंबाइन कैसे होता है, हमें ये समझना होगा कि आखिर कॉम्बिनेशन में रोल कौन प्ले करता है, राइट ना। तो कॉम्बिनेशन में आपको मैं बता दूं, अभी तो ये आप अंदर की सारी स्ट्रक्चर आप समझ रहे थे सारा। अब आप ये समझो कि एटम के दो ही पार्ट हैं। जैसे ये कोई एटम है, सपोज करते हैं ये एटम है, इसके 4 सेल हैं, 1 2 3 4, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है यहां पे है। और सपोज करते हैं इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनर मोस्ट में जाहिर सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा। लेकिन जब बात आती है कॉम्बिनेशन की, केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो वहां पे ना तो इसका कोई रोल होता है, ना ही इसका कोई रोल होता है, ना ही इसका कोई रोल होता है। उसमें सिर्फ रोल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। रिमेंबर, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। वही तय करता है कि देना है कि लेना है, कितना देना है कितना लेना है, और ऑल अबाउट केमिस्ट्री यही है। तो इसलिए जब कभी केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर हमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन होता है, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 लेगा, ये आपस में शेयर करेगा। बाहर में क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पे ही उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसे अभी हाइड्रोजन, मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, तो आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन डॉट, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये बगल में हाइड्रोजन ने सोच रहा है, अच्छा यार ये हमारा पड़ोसी हीलियम ये कुछ नहीं करता है, हमको इतना दौर भाग क्या आखिर है क्या इसमें। तो हीलियम के आउटर मोस्ट में 1 ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए स्टेबल है। तो हाइड्रोजन सोचता है, अच्छा ये चक्कर है, मतलब मैं भी कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो मेरा भी काम हो जाएगा। वो ये सोच के हीलियम टाइप का स्ट्रक्चर, आप भी चाहते हो ना, पढ़ रहे हो तो सबसे टॉप में मेरा नाम होता, कितना मजा आता है स्कूल टॉपर में, वाह वाह वाह, ठीक है। तो आप भी इसलिए भागदौड़ करते हो, पढ़ाई करते हो, ये फ़ोन देख रहे हो आप, अभी इस चैनल को देख रहे हो, मतलब आप में भी कहीं ना कहीं है कि मैं सीखूं केमिस्ट्री अच्छे से। तो वैसे ही ये भी सोचता है कि मैं स्टेबल हूँ अपने पड़ोसी की तरह। सबको अपने पड़ोसी से बहुत होता है ना कि पड़ोसी ऐसा कर रहा है तो हमें करना चाहिए, है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन दूसरे मिलता है। यार अपना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन होती है। हाँ यार यही 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे, काम करो ना, हम दोनों अलग अलग जो विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, साथ आ जाते हैं तो दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद इनके बीच एक बाउंडेशन होती है कि देख मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तेरा भी जब इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए दे देना, बदले में मैं भी तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन जब तुझे चाहिए दे दूंगा। तो ऐसे करके ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं और हाइड्रोजन जो पहले दूर दूर थे अब क्लोज आ जाते हैं, दोनों फास्ट फ्रेंड बन जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ में आया ना इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वही मिलाते हैं। और हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। एटॉमिक फॉर्म तो हम लोग तोड़ फोड़ के स्टडी करते हैं, बट हाइड्रोजन सराउंडिंग में जो रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन फर्दर कोई केमिकल बनाएगा, कोई और कंपाउंड बनाएगा, तो आप H नहीं लिखोगे बल्कि H2 लिखोगे, क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। सेम विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सोच रहा है यार मेरे बगल में जो नियोनमा है ना, नियोनमा बड़ा स्टेबल है, उसके पास सारी फैसिलिटी है। अब इसको बड़ी जलन होती है ऑक्सीजन को, और मुझे भी जल्दी से जल्दी बनना है उसकी तरह, तो उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, वो भागता है, अचानक उसकी मुलाकात दूसरे ऑक्सीजन से हो जाती है। अच्छा उसका भी सेम प्रॉब्लम, अब दोनों का प्रॉब्लम सेम है तो दोनों की बात तो बनेगी, है बनेगी ना। तो दोनों कहते हैं काम कर भाई, हम लोग बाद में बिछड़ेंगे, बाद में ढूंढेंगे, पहले तो आपस में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देख मेरे पास 6 है, तेरे पास भी 6 है, एक काम करते हैं ना, दोनों लोग मिल जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। जब जरूरत हो ना मैं तुम्हारे से उठा लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, अब बोलूंगा मेरे पास 8 है, बदले में तेरे को भी सेम फैसिलिटी है।
तो ऑक्सीजन की भी ऐसी मुलाकात हो जाती है। तो दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म देख रहे हो, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि कितने एटम्स मिले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं। ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो O2, 1 इलेक्ट्रॉन है तो H1 और 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो N3, ऐसे नहीं होता है। कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन कितने एटम होगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब कंबाइन कितना होगा तो उस हिसाब से इसका नंबरिंग दिया है। नाइट्रोजन के साथ सेम है, 3 की शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये जितना भी आप देख रहे हैं O2, N2, H2, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन के एटम एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है लेकिन H2 है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है O2 है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है लेकिन N2 है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब N3 मत लिख देना, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है भाई, बट कितने एटम कर रहे हैं, 2 एटम। तो मॉलिक्यूल ये देखा जाता है कि कितने एटम मिले हुए हैं, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन, वो बात की चीज है, ठीक है। तो इस टाइप से अब यहां पे अगर इसको तोड़ोगे तो सेम टाइप की चीज मिलेगी, इसको तोड़ोगे तो सेम टाइप की चीज मिलेगी, इसको तोड़ोगे तो सेम टाइप की चीज मिलेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये जो मॉलिक्यूल है एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये तो हम बात कर रहे थे कि सिमिलर चीजें जब कंबाइन हो रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग टाइप की चीजें कंबाइन होती है। लाइक सोडियम है, सोडियम सोच रहा है कि अच्छा मेरे बगल में नियोन स्टेबल है, बहुत तेज बनता है क्या इसके पास? इसके पास एक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। अब ये सोचता है कि यार हमारे पास भी तो सेम चीज है, पहले में 2 है ही, हमारे में पहले सेल में 2 है ही है, दूसरे में 8 है ही है, ये कल मुहा ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके ना हमारा पूरा सिस्टम में कचरा है मेरे लिए, हटाओ इसको यहाँ से यार निकाल, ठीक है। इसको अपने आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को भगाने की जल्दी है। और अब देखो क्लोरीन की कहानी। क्लोरीन सोच रहा है आर्गन मेरे बगल में, मेरा पड़ोसी आर्गन ये बहुत स्टेबल है, मुझे भी इसकी तरह जल्दी से जल्दी बनना है। 2, 8, 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 चाहिए, कितना इसको? 1। तो ये कहीं से तोड़ मरोड़ के, इसलिए काफी एक्टिव है, कहीं से तोड़ मरोड़ के एक इलेक्ट्रॉन लेने के जुगात में रहता है। और सोडियम से इसकी मुलाकात होगी तो क्या, अरे भैया तू जल्दी दे, अरे ये मेरा कबार ले जा यार, एक का कबार है देना है, दूसरे को वही चीज लेना है। अब क्या होगा, नेचुरल है, दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, दोनों की पार्टनरशिप बनेगी और ये कंपाउंड बना लेगा NaCl। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देगा, ठीक है, और कंपाउंड बना लेगा, इसका नाम है NaCl। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब चलिए, अब Na जरूरी नहीं कि Cl से, दुनिया है, हर चीज है, कोई किसी से कम मिल रहा है, कोई किसी से बिछड़ रहा है, ये सब तो चलता रहता है। अब सोडियम जरूरी नहीं कि हमेशा क्लोरीन के साथ बनाएगा और क्लोरीन जरूरी नहीं कि हमेशा सोडियम के साथ बनाएगा। अब ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन था, सपोज ऑक्सीजन बड़ा एक्टिव है, ये भी सोचता है कहीं से जुगात में रहता है कि 2 मिले और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वहां ऑक्सीजन से भी मिलकर ये स्टेबल खुद को कर रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन, दूसरा कोई बहुत सारे एलिमेंट है, ऑक्सीजन बहुत सारे घूम रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम जाता है, सोचता है कि यार कहीं मिले, अचानक उसकी मुलाकात सोडियम से हो जाती है। अब सोडियम कहता है यार मेरा एक कबार है, इसको तू ले ले। ऑक्सीजन कहता है ना भैया, मुझे 1 नहीं 2 ही चाहिए, है, क्योंकि हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, हमारे आउटर मोस्ट में 6 है और हमने भी नियॉन को देखा है, वो भी 2 चाहिए हमें। तो कहता है कि ठीक है ऑक्सीजन, चिंता क्यों कर रही है रे, मैं अकेला थोड़ी ही ना हूँ, सोडियम की कोई कमी थोड़ी है मेरे पास। ए सोडियम भाई इधर एक देना है तेरे को, हाँ जी ये ऑक्सीजन है ना, दे दे इसको। अब ये दोनों सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसका काम बना दिया, तीनों का काम बन गया। एक सोडियम को देना था, दे दिया, दूसरे को दे दिया, ऑक्सीजन को 2 लेना था। तो कुल मिला के यहाँ जो कॉम्बिनेशन बैठा, यहाँ एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 सोडियम आए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम 2 ऑक्सीजन Na2O, दिस इज द कंपाउंड। मीन्स आपको यह ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड अगर NaCl है तो सोडियम ऑक्साइड NaO क्यों नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप समझ रहे हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि O एक Na से सेटिस्फाई नहीं होगा, O को 2 चाहिए, Na 1 देगा, क्या करेगा भाई, जब काम होगा तो पूरा होना चाहिए ना, राइट। तो यहां पे इसलिए Na2 होता है। अब यही सोडियम अगर नाइट्रोजन के साथ हो तो नाइट्रोजन को 3 चाहिए, एक सोडियम 1 देगा, दूसरा 2 देगा, 3 आना पड़ेगा तब जाके, इसलिए यहां पे सेम चीज है
NaN वन सेकेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको 3 चाहिए तो 1 सोडियम कहाँ से दे पाएगा? नहीं होगा इसलिए। अब यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ देखो क्या है, मैग्नीशियम के आउटर, मैग्नीशियम का 12 होता है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब क्लोरीन आता है, मान लीजिए इसकी मुलाकात क्लोरीन से हो जाती है, ठीक है। क्लोरीन कहता है नहीं मुझे तो 1 चाहिए, ये कहता नहीं मैं तो 2 दूंगा, तो या तो कभी रिएक्शन ही नहीं होता। लेकिन ये लोग काफ़ी समझदारी से काम निकालते हैं। क्लोरीन बोलती है यार मैग्नीशियम 2 मिनट रुक, क्लोरीन की कौन सी कमी हमारे पास है, बहुत सारे क्लोरीन हमारे दोस्त हैं घूम रहे हैं, उनको एक चाहिए को मैं बुलाता हूँ। एक और क्लोरीन को बुला लिया। अब मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो मैग्नीशियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। भैया अगर ऑक्सीजन 2 सोडियम से काम चला रहा है तो ये क्या तुम्हें मैग्नीशियम का बेवकूफ़ लगता है? इसको 2 क्लोरीन चाहिए, तो 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg1Cl2। Mgcl2 1 को नहीं लिखते हैं, 2 चीज़ें नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ होता Mg2O2 तो न 2 ये नहीं लिखा जाएगा, या 1 नहीं लिखा जाता है। ये एक ट्रेंड है, जैसे आप मैथ्स में भी करते हो ना, 5 साइन क्या है इसका? तो प्लस साइन हमेशा लिखा नहीं जाता है। डिनोमिनेटर क्या है? 1, ना भी लिखा हुआ है तो हम 1 मान के चलते हैं। वैसे ही कुछ हिडन फैक्ट है, तो Mg1 नहीं लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, MgCl2 हो जाएगा, राइट। अब इसी Mg का अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ मुलाकात, तो देखो यहां पे सीधी बात है, मैग्नीशियम को 2 देना है, ऑक्सीजन को 2 लेना है, तो 1 ऑक्सीजन और 1 मैग्नीशियम आपस में फुल्ली सेटिस्फाइड। ये देखो बन गया MgO, 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, 1 तो लिखते नहीं, MgO लिख देते हैं। लेकिन फिर यहां पे हेरा फेरी है, नाइट्रोजन को चाहिए 3, मैग्नीशियम दे सकता है 2, लेकिन दोनों में मुलाकात होगी, दोनों में बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये को चाहिए, एक को देना है, तो बॉन्ड तो बनना है, बस एडजस्टमेंट बाकी है। यहां पे क्या एडजस्टमेंट होगा? मैग्नीशियम बोलेगा नाइट्रोजन 2 ले ले मेरे से, नाइट्रोजन अरे यार मेरे को 3 चाहिए, अरे चुप यार शांति रख, एक दूसरे मैग्नीशियम को बुला लिया, तो इसने अपना 1 दे दिया। अब ये चिल्ला रहा है अरे यार तूने तो बुलाया था मुझे 2 देना है, 1 मैं किसको दूं? नाइट्रोजन बोलता है अरे शांति, यहां नाइट्रोजन आया, इसने दूसरा इसको दे दिया, ठीक है। तो 2 मैग्नीशियम आए, 4 इन्होंने दे दिया, लेकिन इसको भी 2 चाहिए, तो ये मैग्नीशियम ना दोनों दे देगा, तो 3 मैग्नीशियम मिला के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और 2 नाइट्रोजन मिला के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो Mg3N ऐसे फॉर्मूला बनता है। इस टाइप से आपकी जो केमिस्ट्री है, जो फॉर्मूला बनता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम ऑक्साइड NaO, नहीं होगा ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन का हेर फेर है, इसको कंसीडर करके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। कि अब इतनी सारी बातें हो गई कि से कंपाउंड का फॉर्मूला तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, ऐसे तो कोई भी कंपाउंड आप पूछोगे तो सर तो लिखते लिखते वो मैकेनिज्म पूरा लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना सबकी वैलेंसीज याद रखनी पड़ेगी। तो आई होप कि अगर आप 1 से 20 तक आपने सब कुछ कर रखा है, लर्न कर रखा है, तो आपको पता चलता है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी वैलेंसी कैसे डिसाइड करिए, आप पता लगा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज में आपको मैं एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल को आप लर्न कर लेंगे। इससे आपका पूरा क्लियर रहेगा कि किसकी वैलेंसी कितनी है। तो अगर ये आपको याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल केमिस्ट्री को शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट किया गया है, राइट। चलिए तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेते हैं, तो एक्चुअल केमिस्ट्री तो ये है कि इसके पास 3, इसके पास 3, 2 एल्युमिनियम, तब जाके 3 ऑक्सीजन को ये करेंगे। कई बार तो आपसे इसमें भी गलती हो जाएगी, तो कहोगे कंपाउंड का फॉर्मूला, तो आप किसी तरीके से बनाओगे तो Al2O3 बनेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 बनाने के लिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, मैकेनिज्म की विदाउट अगर बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है। यू नो इट्स 3 है वैलेंसी उसकी। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो आप इनकी वैलेंसीज को इनके नीचे लिखो, उसको क्रॉस कर दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी को एल्युमिनियम पे लगा दो, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की इस पे लगा दो, Al2O3, एंड योर कंपाउंड इज कंप्लीटेड। नो नीड टू डू दिस लॉन्ग प्रोसेस, आपको इस लंबे प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वैलेंसी को क्रॉस करो, गेम इज ओवर, राइट। नेक्स्ट MgCl2 में अभी हमने देखा कि 1 Mg को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 2 क्लोरीन एक करके इसको लेंगे, फिर जाके MgCl2 बनेगा। अदरवाइज आप ऐसे जाओ, या नहीं तो सिंपली Mg का 2 Cl का 1 आपको याद होगा वैलेंसी में, क्रॉस कर दिया, Mg1 Cl2 1 सेकेंड 1 लिखते नहीं है, पूरा कंप्लीटेड। तो अगर आप चाहते हो कि कंपाउंड आपको मतलब सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये बना, ये ऐसे क्यों लिखते हैं,
तो इसके लिए आपको पहले एक टेबल, जो अभी अभी जस्ट मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है सिंगल सिंगल, इनका तो आप अगर अच्छे से स्ट्रक्चर जानते हो तो निकाल पाओगे कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं लाइक NH4, OH, NO3, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट आप एक काम करो, इस पूरे टेबल को मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने देखा ना, वैलेंसी आता तो तुरंत हमने क्रॉस किया, फॉर्मूला हमारे हाथ में। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख के पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, तो ये आप लर्न कर लो। ठीक है, अब जैसे ही आप ये लर्न करोगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड का जो हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी आपने भी तो सिंगल सिंगल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन चीज़ों को सीखा। अब आपसे कोई पूछता है एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, भला डिम का कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप इतना कहाँ कर पाओगे इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वो आगे आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे इन सब का फॉर्मूला नाम हम लिख देंगे। सपोज कोई हमारे से बोलता है कि भाई तुम ना सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखो और ये बताओ कि इसके एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर्मूले में पता होगा कि सोडियम कितना, क्लोरीन कितना, तभी तो उसका हम वेट निकालेंगे, राइट। अब चलो, सोडियम क्लोराइड मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि व्हाट हैपेंस, सोडियम और क्लोरीन कैसे कंबाइन होंगे। तो सोडियम का कितना होता है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस किया तो क्या बनेगा NaCl, 1 को तो लिखते नहीं, सो फॉर्मूला पता चल गया NaCl, राइट। सो ये सोडियम क्लोराइड नाम हुआ। सोडियम क्लोराइड इस तरीके से एक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, NaCl हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ठीक है, सोडियम क्लोराइड का तुमने नाम तो लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया, अब मुझे ये बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो एक बात आपको एक बात बता दूं, जो एटम्स हैं उनके सारे वेट साइंटिस्ट लोगों ने निकाल लिया हुआ है, आपको उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और हाँ, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन बहुत सारे बनाओगे, आपको वैसे करते करते याद हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, बट आपको स्पेशली लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वेट निकालने को देंगे ना NaCl का, तो Na का वेट दिया होगा, Cl का वेट अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, ये पता लगाना है कि NaCl में क्या है, Na कितना है, सबसे पहले अलग कर लो आप, 1 Na है, 1 Na है, और क्लोरीन कितना है, तो 1 क्लोरीन है, राइट। तो 1 क्लोरीन है, 1 Na है, तो अगर इसका वेट कितना होगा, इस क्लास में 2 बंदे हैं अगर, तो दोनों का वेट इक्वल टू क्लास का वेट, सिंपल सी बात है। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 का वेट इक्वल टू क्लास का वेट। तो यहाँ पे NaCl में 1 Na 1 Cl है, तो Na और Cl का वेट दे रखा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, Na का वेट होता है 23U और Cl का वेट होता है 35.5U, तो NaCl का वेट कितना हो जाएगा 58.5U। इस तरीके से आप सिंपली वेट निकाल पाओगे। अब मान लो हमसे कोई पूछ रहा है सोडियम सल्फेट का वेट कितना होगा, किसका, सोडियम सल्फेट, रिपीटिंग, सोडियम सल्फेट। तो हमें ये तो पहले पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा उसके कंटेंट का कि सोडियम सल्फेट में सोडियम कितने हैं, सल्फर कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, फिर इंडिविजुअल्स का करके हम निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सोडियम का कैसे लिखेंगे, सोडियम Na की वैलेंसी 1, सल्फेट, आपने पिछला टेबल रिमाइंड करो, पिछले टेबल में देखोगे आप, सल्फेट की वैलेंसी है पूरे SO4, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, इस पूरे SO4 की वैलेंसी एक साथ हमें पता है 2 है। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, सो कंपाउंड इज Na2। और ध्यान रखना ये पूरे ब्रैकेट पे आएगा, ये चीज, ये 1 पूरे ब्रैकेट पे आना है, SO4, बाय द वे 1 को लिखना नहीं है, ठीक है, तो Na2SO4 इज द नेम। अब इसका हमें चाहिए वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि Na कितना है, तो हमने देख लिया Na इसमें कितना है 2, सोडियम कितने हैं 2, सल्फर देखना कितने हैं 1, सल्फर कितना है 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। मीन्स इसमें टोटल इस टाइप से, इसमें एटम्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ ऐसे है। ठीक है, वंस अगेन आपको बता दूं, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, इसका
एटॉमिक वेट गिवन होगा, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23U, तो जाहिर सी बात है 2 सोडियम का कितना होगा, 2 × 23 यानी 46U। इतने समझदार तो आप लोग हो, आराम से एक का पता है दूसरे का निकाल ही सकते हो। एक सल्फर का होता है 32U, कितना, तो एक ही सल्फर है तो सीधे हो जाएगा ये 32U। और एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16U, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो आपको पता होना चाहिए 4 × 16U यानी 64U। ठीक, अब आपने पहले तो पता लगा लिया कि सोडियम सल्फेट में ये चीजें हैं, उनका इंडिविजुअल वेट ये है, ये है, ये है, तो टोटल वेट कितना होगा, 46 + 32 + 64 यानी 12 142U। इस टाइप से अगर आपको कभी भी, मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सपोज वी आर आस्क्ड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारे से किसी ने पूछा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्या पूछा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब यहां देखिए, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता लगाना होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वेट हम कब निकालेंगे, जब उसका फॉर्मूला पता होगा। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और बाइकार्बोनेट अभी जैसे पिछले पेज में अगर आपने याद किया होगा तो HCO3 होता है सिंबल, राइट। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों की वैलेंसीज, मैग्नीशियम की 2 और HCO3 की 1, इनकी वैलेंसीज लिखिए। अब क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे, हम उतने डॉट स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वैलेंसी से पता लगा लेंगे। तो क्या होगा, Mg1 HCO3 ट्वाइस, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg1, तो 1 को तो लिखते नहीं है, HCO3 ट्वाइस, मतलब ये जो 2 है ना, ये कहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, HCO3 पे, HCO3 का ट्वाइस। और ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी एक पे कर देना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जैसे ही ग्रुप ऑफ एटम हो ना, तो ग्रुप को हमेशा पैक रखो, ब्रैकेट 2 बाहर लगाओ। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, Mg तो सिंगल है, अगर मैं बात करूं कि MgHCO3 यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में मैग्नीशियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो इसको जरा आप ध्यान से देखो। इसमें मैग्नीशियम तो 1 है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मैग्नीशियम कितना है, 1 Mg। आजकल एक कंपनी भी है 1 Mg शायद पता नहीं कहां से उनको मैग्नीशियम का आइडिया लग गया हो। H कितना है जरा बताओ। यहां पे कभी भी गलती से आप ये मत कर देना कि H एक ही है, ये जो ट्वाइस है ना, ये सबके साथ है, मतलब H एक तो यहां दिख रहा है, लेकिन ये ट्वाइस मतलब 1 × 2, H है 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2। कार्बन कितने इसमें, आपको एक दिख रहा है C, लेकिन C यहां ब्रैकेट में 2 है, मतलब इसका ट्वाइस है, तो कार्बन यहां पे 2 है, ध्यान रखना, ये केयरफुली आप फाइंड आउट करोगे। और ऑक्सीजन O3 दिख रहा है, लेकिन O3 का भी ट्वाइस है, मतलब ये 2 सबके साथ है, तो O3 पहले से था, उसका भी ट्वाइस, तो 3 का ट्वाइस क्या होगा, 6। इतनी तो मैथमेटिक्स जानते हो आप, 6O, मतलब इसमें टोटल जो टोटल एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसे है। अब इसका वेट, मतलब इसके सारे एटम के इंडिविजुअल का सम, तो 1 Mg। Mg का होता है 24U। वंस अगेन ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगा, तो 24U, ठीक है। 2H, H का 1U होता है, तो 2 × 1 यानी 2U होगा इसका। अच्छा, कार्बन का, कार्बन में एक कार्बन का वेट होता है 12U, तो ये हो जाएगा 2 × 12 दैट इज 24U। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16U, तो ये हो जाएगा 6 × 16 दैट इज 96U। अब सब कुछ क्लियर है ना, U क्लियर है। अब यहाँ पे 26 सबको ऐड कर दो, अगर इसका वेट आपको चाहिए तो वेट कितना होगा, 24U + 2U + 24U + 96U, ऐड कर लो सबको, 146 सबको ऐड कर लो। तो इस तरीके से आप, तो याद रखना, वैलेंसी क्लियर होगा
तो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आ जाएगा, उसका एग्जैक्ट फार्मूला आप लिख पाओगे। फार्मूला लिख पाओगे तो पता लगा पाओगे कि कितने, मतलब उसका एक्चुअल में एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हर एक एटम के वेट से उसका वेट निकालोगे, फिर सबको सम कर दोगे, पता चल जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना, निकाल लोगे आप तो। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हो तो अब आप करना, यहाँ पे आपको खामोश नहीं बैठना है। बैक आपको क्या करना है, NaCl है ना, NaCl, Na के साथ Cl का बना लेना, NaCl बनेगा। ठीक है, आप Na का ऑक्सीजन के साथ बना लेना, Na2O बनेगा। आप Na का N के साथ बना लेना, Na3N बनेगा, राइट। Na2SO4 बनेगा। यहां से आप देखोगे Na2CO3 बनेगा, यहां पे आप देखोगे NaHCO3 बनेगा। ठीक है, NaHCO3 बनेगा। इन सब के नाम लिखने हैं आपको पहले। ठीक है, और इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आपको सबका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और सेम स्टेप आप क्या करोगे, ये सेम चीज आप Na के बाद रिपीट करोगे Mg के साथ, आप Mg के बाद रिपीट करोगे एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, और इसके बाद रिपीट करोगे NH4 के साथ। मीन्स आपको क्या करना है, जैसे Na से हमने कितने क्वेश्चन बनाए, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही Mg से 6 एलिमेंट बनाना, पूरा प्रोसेस करना, वैसे ही Al से करना, वैसे ही NH4 से करना। और जितने कंपाउंड आप बनाते चलोगे, फॉर्मुलेशन भी आपका हो जाएगा, नाम लिखना भी आ जाएगा, और आप मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट करोगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। इसके बाद भी आपको मैं अलग से लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ, आपको ये लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ मैं। ये एक असाइनमेंट है, जो आपने सीखा है आपको चेक करना है कि आपने कितना सीखा है, कितना उसको आपने समझा है। तो हमने सोडियम ऑक्साइड ये सब दे रखा है, इन सब का आपको नेम और फॉर्मूला यूनिट मास मतलब वेट लिखना है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने उल्टा रिवर्स कर दिया है। इसमें क्या किया, फॉर्मूला दे रखा है, राइट। फॉर्मूला आपको पता है, इसका नाम ऐसे लैंग्वेज में लिखना है और फिर इसका वेट निकालना है। क्या फॉर्मूला है, पहले आप वेट निकाल लो, फिर नाम लिख दो, राइट। ऐसे करके मतलब कि अब आपने एटम के बेस को समझ लिया, उसके फॉर्मूला बनने के तरीके को समझ लिया, उसका वेट आप निकाल पाओगे। अब आप धीरे धीरे केमिस्ट्री में आगे का स्टेप लेना शुरू कर रहे हो। अब आप समझोगे बॉन्डिंग्स को, अब आप समझोगे रिएक्शन को। मीन्स अभी तक हमने एटम को कंबाइन किया था, अब हम लोग क्या करेंगे कि एटम कंबाइन होता है तो बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है ये सीखेंगे। फिर रिएक्शन, आखिर में ऐसा रिएक्शन कैसे होता है ये हम सीखेंगे, राइट।